नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आपको बताएंगे इस वक्त की कौन सी हैं बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दो एपिक नंबर को लेकर बढ़ी तेजस्वी यादव की मुश्किल, निर्वाचन अधिकारी ने मांगा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए एपिक की मूल प्रति सहित विवरण मांगा। भाजपा ने किया जोरदार हमला, पूछा तेजस्वी के पास कैसे हैं दो एपिक नंबर। उत्तर प्रदेश के गोंडा हादसे में 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 की अनुग्रह राशि। योगी सरकार ने की 5-5 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ तीसरे दिन भी जारी। अब तक 3 आतंकी ढेर, 1 जवान हुआ घायल। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। हिमाचल प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 383 से अधिक सड़कें बंद। उत्तराखंड में भी कई जगह भूस्खलन। यूपी में बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर। सीएम योगी ने किया मंत्रियों की टीम 11 का गठन। और भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां मुकाबला जारी। 374 रन का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने गंवाए 3 विकेट। जीत के लिए 200 से अधिक रन की जरूरत। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस सूची के सामने आने के बाद कई लोगों ने अपना नाम कटने और इसमें हेरफेर होने की बात कही। इनमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए उनके इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग से लेकर पूरी राजनीति की अगर बात की जाए तो घमासान मचा हुआ है। अब तक एपिक कार्ड पर तेजस्वी यादव ने निर्वाचन अधिकारी ने जवाब मांगा है। आयोग ने तेजस्वी यादव की तरफ से दिखाए गए एपिक की मूल प्रति सहित विवरण मांगा है। निर्वाचन अधिकारी ने आगे की जांच के लिए तेजस्वी यादव से इस पूरे मामले पर अब जवाब मांगा है। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एपिक नंबर और वोटर लिस्ट से नाम कटने के दावे पर करारा प्रहार किया। संबित पात्रा ने कहा, तेजस्वी यादव झूठे दावे कर रहे हैं। उनका नाम इलेक्टोरल रोल से नहीं काटा गया। इसकी पुष्टि चुनाव आयोग और पटना के जिलाधिकारी ने की है। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस इलेक्टोरल रोल में जिसे कि चुनाव आयोग ने अभी जारी किया है, मेरा नाम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का यह ऐलान कि मैं इस बार बिहार की चुनाव में भाग इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि चुनाव आयोग ने मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से काट दिया है। सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है RAB 2916120। उसके बाद चुनाव आयोग ने और पटना के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है। इसके साथ ही संबित पात्रा ने पूछा कि तेजस्वी के पास आखिर 2 एपिक नंबर कैसे आ गए। तेजस्वी यादव ने 2 मतदाता पहचान पत्र रखकर अपराध किया है। क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? जब इनके सर्वोच्च नेता टीवी पर आकर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे 2 एपिक कार्ड नंबर हैं, तो सोचिए आरजेडी के, कांग्रेस के ये तमाम लोग जो आदी हो गए थे बूथ लूटने के, गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये 2 वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इत्यादि बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? आज ये सवाल हिंदुस्तान उनसे पूछता है।
वहीं चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने एक्स पर एक फैक्ट चेक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी के बयान भ्रामक और निराधार हैं। आयोग ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के दौरान मसौदा और अंतिम दोनों मतदाता सूचियां कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील योग्य थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शायद ही कोई अपील दायर की गई। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 2024 के संसदीय चुनाव में हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत केवल 8 चुनाव याचिकाएं दायर की गई थी। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने बार बार निराधार और भ्रामक आरोप लगाए हैं, जिनमें वोट चोरी जैसे निराधार दावे भी शामिल हैं। इन निराधार आरोपों का उद्देश्य चुनाव मशीनरी पर अनुचित दबाव डालना और देश भर के लाखों मेहनती चुनाव अधिकारियों को धमकाना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मणिशंकर को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जिसमें साफ लिखा है कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी का नमाज़े जनाजा पीओके में पढ़ा गया। आज के अखबार में छपा है कि एक आतंकी जो ऑपरेशन महादेव में मारा गया, जो LET से संबंध रखता था, लश्कर तैयबा से, उसका नमाज़े जनाजा उसके गांव में पीओके में हुआ, जिसमें तमाम लोग वहां के आए थे, LET के कमांडर भी आए थे। मगर मणिशंकर अय्यर जी की आदत है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे। हमें मोदी को हटाना है। पाकिस्तान में जाके किसने बोला था? ये मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था। उल्टे वो एंकर चौंक गया था। सारे कांग्रेसी वो सारे भी यही बोलते रहते हैं। चिदम्बरम भी अभी बोल रहे थे कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। मणिशंकर अय्यर भी बोल रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। तो सारे कांग्रेसी ऐसे ही हैं, तभी तो ये पाकिस्तान में हीरो हैं। इसके साथ ही संबित पात्रा ने महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के सनातन पर दिए गए बयान को लेकर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जितेंद्र आव्हाड ने सत्य और सनातन को गाली दी है। साथ ही भाजपा ने शरद पवार और सुप्रिया सुले से सवाल किया है कि क्या ये पार्टी की लाइन है। इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। आपने सत्य को गाली दी। आपने शिव के विरुद्ध में कहा। जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, ये किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं होता है। चुनाव आयोग ने एसआईआर पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान को भ्रामक और निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति जहां साधारण निवासी है, वहीं वोटर के रूप में पंजीकृत हो सकता है। आरपी अधिनियम 1950 की धारा 19 व 20 के अनुसार मतदान अधिकार निवास पर आधारित है, न कि मूल राज्य पर। साथ ही आयोग ने कहा कि 6.5 लाख वोटरों के आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि एसआईआर तमिलनाडु में अभी शुरू भी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ऐसी गलत सूचनाएं फैलाकर एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग के नेताओं से यहां पर उन्होंने अपील की है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए मतदाताओं में भ्रम ना फैलाएं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कर्नाटका की, तो आपको बता दें कर्नाटक के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में फर्जी मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री एच नागेश के दावे को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने खारिज कर दिया है। दरअसल नागेश ने 31 जुलाई को आयोग को पत्र भेजकर अप्रैल 2023 में कथित फर्जी प्रविष्टियों की शिकायत करने का दावा किया था, लेकिन दस्तावेज की प्रति खो जाने की बात भी कही। चुनाव कार्यालय ने 2 अगस्त को स्पष्ट किया कि ऐसी कोई शिकायत उन्हें प्राप्त नहीं हुई है।
साथ ही बताया कि वैधानिक मतदाता सूची सभी उम्मीदवारों को चुनाव के समय उपलब्ध कराई गई थी। नागेश ने इस संबंध में ना तो कोई याचिका दायर की और ना ही किसी प्राधिकरण के समक्ष अपनी आपत्ति जताई। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुजरात के दौरे पर हैं। रेल मंत्री ने इस दौरान नवागांव में APPL कंटेनर यार्ड का दौरा किया। गुजरात के नवागांव में APPL कंटेनर यार्ड, जिसका दौरा किया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अपने गुजरात दौरे के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भावनगर में विकसित भारत संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने PM मोदी की दूरदर्शी सोच की प्रशंसा करते हुए कहा कि PM मोदी ने निवेश आधारित विकास पर जोर दिया, जिसका हमें लाभ हुआ है। मोदी जी ने कहा कि आज जो मेरे देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में उस लिमिटेड कैपिटल को मैं देश की बुनियाद को मजबूत करने में लगाऊंगा। देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, देश की नींव को मजबूत कराना, कई वर्षों तक देश की नींव मजबूत रहे और ग्रोथ होती रहे, वैसा काम करना है। इसीलिए उन्होंने 2020 में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, वो संकल्प हम सबके सामने रखा। जो भारत के बजट में करीब 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, इन सब में मिला के, उसको उन्होंने 4.5 लाख करोड़ किया पहले, फिर 5.5 लाख करोड़ किया, फिर 7 लाख करोड़ किया और अब 11,11,11,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट। और अब बात भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर। दरअसल भारत का सेमीकंडक्टर चिप बाजार तेजी से बढ़ रहा है और साल 2030 तक इसके 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना भी है। इसके लिए शुरू किए गए 76,000 करोड़ रुपए के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से न सिर्फ चिप डिज़ाइन, चिप निर्माण, बल्कि क्षेत्र में काम करने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल रहा है। इस कड़ी में 2023 से 2025 के बीच ISM के तहत 6 बड़ी सेमीकंडक्टर इकाइयों को अप्रूवल दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की पहल से इस क्षेत्र में किए जा रहे बड़े निवेश और सेमिकॉन इंडिया 2025 जैसे आयोजनों से भारत सेमीकंडक्टर के वैश्विक हब के रूप में उभरने की दिशा में बढ़ रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2025 में 18 देशों के 300 से अधिक एग्जीबिटर्स के जरिए भारत ने भरोसेमंद चिप पार्टनर के रूप में उभरने का संकेत भी दे दिया है। भारत के इन प्रयासों का ही नतीजा रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन में विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग में भारत की तकनीक और AI का प्रयोग किया। वैसे तो छोटे इलेक्ट्रिक उपकरणों के निर्माण के लिए जिम्मेदार सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का बाजार रॉकेट की तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कार्य अभी कुछ देशों तक ही सीमित है। लेकिन भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर का हब बने, इसके लिए मेक इन इंडिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की मदद से उद्योग को सपोर्ट देने का एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। औद्योगिक अनुमानों के अनुसार साल 2030 तक भारत की प्रमुख हिस्सेदारी के साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप बाजार $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। इसमें सेमीकंडक्टर निर्माण और सप्लाई चेन के 3 पिलर, चिप निर्माण के लिए
इक्विपमेंट मटेरियल यानी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों में इस्तेमाल होने वाले रसायन, मिनरल और गैस और सर्विसेज मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन, एआई के क्षेत्र की प्रतिभा आदि में भारत के प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरने की क्षमता है। औद्योगिक अनुमानों के अनुसार जहां 2023 में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 38 अरब डॉलर का था, वह 2024 और 25 में बढ़कर 50 अरब डॉलर का हो गया है और 2030 तक इसके 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। ये देश का पहला ऐसा संयंत्र है जो किसी बंदरगाह परिसर में तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइड्रोजन प्लांट की प्रशंसा करते हुए एक्स पर कहा कि ये एक सराहनीय प्रयास है। यह हमारे नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। ये पहला ऐसा संयंत्र जो कि सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा से जुड़ी खबरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कांवड़ यात्रा दिखाने जा रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। और इस कांवड़ यात्रा का नाम है वृक्ष कांवड़ यात्रा। शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार की ओर से हरितमा संवर्धन कार्यक्रम के तहत वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली गई। दिल्ली के विश्वासनगर शाहदरा स्थित गायत्री शक्तिपीठ द्वारा ये सराहनीय आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ परिवार के सदस्य सज्जन शर्मा ने बताया कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है, लेकिन वृक्षारोपण भी अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी है। इसलिए सैकड़ों महिलाओं द्वारा हर हर महादेव के जय घोष के साथ वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिनकी कांवड़ में जल के स्थान पर पौधे लगे हुए थे। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। जितना रुद्राभिषेक का पुण्य मिलता है उससे कहीं ज़्यादा पेड़ लगाने का पुण्य मिलता है। इसी को गति देने के हिसाब से हमने पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। साक्षात शिव रूप में हमारे पेड़ वायुमंडल के प्रदूषण में जो प्रदूषण फैला वो पीते हैं और हमें ऑक्सीजन और प्राणवायु प्रदान करते हैं और जीवनदाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो केवल वृक्ष लगाना ही नहीं है, हमारा जो कार्यक्रम है उसको वृक्षों को गोद लेकर के तरु मित्र और तरु पुत्र का संकल्प दिलवा करके जब तक वो वयस्क ना हो जाए तब तक उसके लालन पालन की जिम्मेवारी का हम आज संकल्प दिलवाने जा रहे हैं। तो अपने आप में एक अनूठी पहल लिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहां एक बड़े हादसे की खबर आज सामने आई। जहां मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को ले जा रहे यात्री वाहन अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वाहन में कुल 15 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। सीएम योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के भी निर्देश दिए। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा भी की। यूपी के गोंडा में हुए सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया है। एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई वाहन दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए हादसे में हुई जनहानि से अत्यंत दुखी हूं। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी भरे कॉल के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बम निरोधक सामान के साथ मिलकर परिसर की गहन जांच में ये पुष्टि की कि धमकी झूठी थी। आगे की पूछताछ के बाद आरोपी की पहचान विष्णु राउत के रूप में हुई है। जी गडकरी सर के घर में हमने बॉम्ब डाला है, वो बॉम्ब फूटने वाला है, ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन आया है। तो इमीडिएटली हमारा बॉम्ब स्क्वाड वगैरह हमने एक्टिवेट किया है। इमीडिएटली वहाँ पे जाके घर का सर का सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है। हमारा ऑफिस का विजिटेशन भी हुआ है। पूरा घर का हमने बॉम्ब स्क्वाड के थ्रू चेक किया है, बट उसमें कुछ हमको मिला नहीं है। फिर हमको समझ में आया कि ये हॉक्स कॉल है। तो इमीडिएटली जिस नंबर से हमको कॉल आया वो नंबर को हमने ट्रेस किया, उसका लोकेशन वगैरह निकाला, फिर इमीडिएटली गुना दाखिल करके उसको अरेस्ट भी किया है। भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बाढ़ और अतिवृष्टि से राज्य में करीब 4015.99 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जहां राहत बचाव के लिए 493 नावें और 4596 बोट तैनात हैं। क्षेत्र में अब तक 76,632 लंच पैकेट और 6,536 खाद्यान्न पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही क्लोरीन की 1,29,000 टैबलेट्स और ORS के 37,089 पैकेट वितरित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 11,248 लोगों को 905 बाढ़ शिविरों में रखा गया है। प्रदेश में 1,193 बाढ़ चौकियां और 757 मेडिकल टीमें भी तैनात हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, जालौन, मिर्जापुर सहित कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अपने मंत्रियों की एक विशेष टीम 11 का गठन किया है। यह टीम बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी। टीम 11 में प्रयागराज, मिर्जापुर और बांदा के लिए नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जालौन के लिए स्वतंत्र देव सिंह और संजय गंगवार, औरैया के लिए स्वतंत्र देव सिंह और प्रतिभा शुक्ला, हमीरपुर के लिए रामकेश निषाद, आगरा के लिए जयवीर सिंह, वाराणसी के लिए सुरेश खन्ना, कानपुर देहात के लिए संजय निषाद, बलिया के लिए दयाशंकर मिश्र दयालु, इटावा के लिए धर्मवीर प्रजापति और फतेहपुर के लिए अजीत पाल को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को तत्काल अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत शिविरों का निरीक्षण करने और वहीं रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के DM, SP और CMO सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी, जलभराव वाले गांवों से पानी की शीघ्र निकासी, राहत शिविरों में भोजन, दवा, शौचालय, साफ सफाई और महिलाओं साथ ही बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज जालौन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। साथ ही इलाके के बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। वहीं अधिकारियों के साथ जिले में बाढ़ के हालात की समीक्षा की। सर्वे के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि लगातार राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहीं लोगों के स्वास्थ्य सहायता के लिए चिकित्सकों को भी तैनात किया गया है। देश में बाढ़ के पानी वर्षा ज्यादा होने के कारण ये भरा हो गया है। इधर 1-2 दिन में पानी नीचे खाली हो जाएगा और उतरना लगेगा। अब आगे जाकर प्रयागराज है, उधर थोड़ा पानी अब बढ़ेगा बलिया। जिला प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी को कैंप, भोजन, किट सामग्री, जो सामग्री अपना राहत सामग्री वो सभी को वितरण भी हो रहा है। पशुओं के लिए भी चारा की व्यवस्था है, भूसा की व्यवस्था है और चिकित्सक भी, पशु डॉक्टर अलग और गांव में भी किसी गांव गरीब किसान को परेशानी न हो उनके भी अलग से व्यवस्था है।
वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश से 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित करीब 383 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। भारी बारिश से बिजली और स्वच्छ पानी की उपलब्धता भी बाधित हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए के अनुसार मानसून शुरू होने के बाद से अब तक राज्य में 173 लोगों की मौत हो चुकी है। कई स्थानों पर भूस्खलन, पुल टूटने और नदी नालों के तेज बहाव के खतरनाक दृश्य सामने आ रहे हैं। सरकारी प्रयासों के बावजूद हालात काबू में नहीं हैं और लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट यहां जारी किया है। वहीं उत्तराखंड की भी अगर बात करें तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर सुचारू रूप से शुरू हो गई है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच देर रात हुई बारिश के कारण मलबा और पत्थर मार्ग पर आ गए थे, जिससे कुछ समय के लिए यात्रा प्रभावित हुई। हालांकि संबंधित कार्यदायी संस्था ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मलबा हटा दिया और श्रद्धालुओं को राहत प्रदान की। अभी सुरक्षा बलों की मदद से श्रद्धालुओं को क्षतिग्रस्त मार्ग जो है वो पार कराया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें और इस दौरान सतर्कता बरतें। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।